अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है कि हमारा अमेज़न होलसेल का एमबीए का कोर्स चल रहा है, तो उसी की क्लास 7 है। इसके अंदर हम लोग फीड एनालिसिस, स्क्रैप सेंटर, टैक्सेस, बिज़नेस एलटीडी/एलएलसी और सेल्स टैक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर पहले हम शुरू करते हैं फीड एनालिसिस से। तो फीड एनालिसिस ये होता है कि भाई आपने प्रोडक्ट निकाल ली, आपने जो ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर निकाल लिया, अब निकालने के बाद आपने उनको अप्रोच करा, आपने उनको मैं ईमेल करी, कॉल करी, आपने अपना अकाउंट क्रिएशन हो गया, सब कुछ हो गया। अब या तो आप उनसे उनकी कैटलॉग या प्रोडक्ट शीट माँगेंगे या फिर वो जैसे ही आपका अकाउंट बनेगा, वो लोग खुद आपको सेंड कर देंगे। तो ये होता है कि अब डिस्ट्रीब्यूटर के पास चंद 10, 20, 15 चंद 100, 200 प्रोडक्ट भी हो सकती हैं, होने को तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख प्रोडक्ट, 10 लाख प्रोडक्ट भी हो सकती हैं, कोई मसला नहीं उसका। सबके अलग-अलग तरीके होते हैं, कोई आपको वो एक्सेल शीट दे देगा, कोई आपको अपनी पिक्चर्स और उसके ऊपर लिखी हुई चीज़ें दे देगा, डिटेल लिख देगा। तो ज़्यादातर तो एक्सेल दे रहे होते हैं। अब एक्सेल में भी सबका अलग तरीका होता है, कोई जो है यूपीसी देता है किसी प्रोडक्ट का, कोई एसएन देता है, कोई कुछ भी नहीं देता। कोई जैसे इनमें से कोई चीज़ देता है यूपीसी, एसएन, ईएन, आईएसबीएन या कोई कीवर्ड, ये कोई चीज़ दे देता है। हो सकता है सारी इन्फॉर्मेशन ना हो, कोई हो सकता है कि सारी चीज़ें दे दे। तो छोटे-मोटे जो लिस्टिंग होती हैं 100, 200, 300, 400, 500 प्रोडक्ट्स, वो तो हम आसानी से खुद ही देख लेते हैं। लेकिन बात तब होती है जब कोई 10,000, 20,000, 1 लाख इस तरह की कोई शीट आ जाए, फिर हम क्या कर सकते हैं। तो ये एक स्कैन लिमिटेड नाम के जो है ये टूल है, जिस तरह मैंने पहले ही बताया था। इसका नहीं होता है कि आप अपनी एक्सेल शीट वहाँ पे अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद आप उसके अंदर जो है ना सेट कर देते हैं, भाई कॉलम ए जो है ना वो हमारा यूपीसी है, कॉलम बी एसएन है, जो भी आपकी एक्सेल शीट में दिया आप उसको जो है वहाँ पे असाइन कर देते हैं, भाई ये वाला कॉलम ये चीज़ है। और फिर जो है ना आप उसको स्कैन क्लिक करते हैं, स्कैन करते हैं, यूपीसी या एसएन जो भी दिया हुआ होता है, वो उसके उसके थ्रू जो है अमेज़न से डेटा फेच करता है। फेच करने के बाद जो है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और डिमांड कैलकुलेशन करके आपको शो कर देता है। लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि इसका ना मसला असल में ये है कि जो मेरे साथ हुआ, मैं डालता जो 10-20 हज़ार प्रोडक्ट की लिस्ट डाली, आए उसमें से 1000-500 इनके स्टैट्स आ गए, या फिर आ भी जाते तो उसके अंदर भी मतलब गलत होने का चांस हो जाता है, क्योंकि जो प्रॉफिटेबिलिटी निकाली हुई होती है वो ये हो सकता है बिल्कुल जो उसकी बस जो प्राइस सेट हुई है उस पे बेच रहा हूँ, उसके ऊपर से निकाली हुई। लेकिन असल में ये होता है, जैसे मैंने आपको पहले सिखाया प्रोडक्ट रिसर्च करना है प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर, कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों को एक साथ रख के चल रहे होते हैं। भाई पहले कितनी थी, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, फिर डिमांड किस तरह की आ रही है, कब आ रही है, कब जा रही है, सारी चीज़ें हम टेस्ट करते हैं, फिर उसके ऊपर जाते हैं। तो एक ये भी होता है कि ये उस तरह से देखता है, बस आपको सादा-सादा दिखा देता है। तो मेरे हिसाब से जो मैं रेकमेंड करता हूँ, तो मैनुअल चेकिंग ही करता हूँ। अगर छोटी-मोटी है तो आप खुद ही देख लें शीट। अगर कोई इस तरह की शीट है कि थोड़ी ज़्यादा है, तो आप अगर टीम है तो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैं कर रहा होता हूँ वो ज़्यादातर ये कर रहा होता हूँ, कोई बिल्कुल नई कैटेगरी, बिल्कुल नहीं पता, नया सप्लायर है, सब कुछ नया, बहुत बड़ी शीट है। तो मैनुअली के अंदर मैं ये कर रहा होता हूँ कि एक तो जो है ना फ़िल्टर्स लगा लेता हूँ कि भाई ये फ़िल्टर वाली चीज़ें मुझे शो हो, मतलब इतनी प्राइस हो, कम से कम $4 का प्रोडक्ट हो तो उसके ऊपर वो 10, 20, 15 का बिकेगा, फिर उसमें प्रॉफ़िट बचेगा, ना कि चंद सेंट्स का प्रोडक्ट तो उसमें बचेगा ही क्या। एक ये फ़िल्टर लगा लिया, फिर वो इन स्टॉक हो, अलग-अलग फ़िल्टर बंदे की एक्सेल शीट के ऊपर देख के लगाया जाता है। और इसके अलावा जो है फिर आप मैं जो उसको ब्रांड के थ्रू जो है सॉर्ट कर देता हूँ। पहले एक ब्रांड, दूसरा ब्रांड, तीसरा, इस तरह से शो हो रहे होते हैं। फिर उसके अंदर जो है सबसे पहले मैं ब्रांड उठाता हूँ, अमेज़न पे डालता हूँ, देख फिर आपको जैसे बताया था रेफसेलर, तो आपको शुरू में ही दिखा देता है, आपको कोई भी जो है ना प्रोडक्ट खोल के नहीं देखना पड़ता, तो वैसा ही है। आप ब्रांड का नाम लिखेंगे, उसके प्रोडक्ट्स आ जाएँगे, आप सारे स्टैट्स देखेंगे, अगर आपको समझ आएगा हाँ भाई इसके अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, तो फिर आप प्रोडक्ट देखेंगे, वरना फिर आगे बढ़ जाता हूँ मैं। इसके अलावा जो है ये भी होता है कि भाई शुरू के अगर 3-4 प्रोडक्ट जो है अच्छे नहीं हैं, मतलब कि इसमें बहुत मसले हैं, या ये है, वो है, सेम मसले आ रहे हैं या अलग-अलग आ रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो फिर मैं जो हूँ उसके आगे देखता ही नहीं। तो ये मेरा एक सिंपल से मेरे अपने रूल्स हैं जिसके ऊपर मैं चल रहा था काफ़ी टाइम से। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे शो भी कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है एक शीट है डिस्ट्रीब्यूटर की, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं इसने सारे कॉलम्स अलग-अलग दिए हुए हैं। इसमें यूपीसी दिया है, ऐसे नहीं दिया हुआ। कैटेगरी के हिसाब से भी हम जो है कर सकते हैं सॉर्ट, कि भाई मुझे ये वाली कैटेगरी वाला चाहिए, कि भाई ये वाली कैटेगरी वाले शो हो। फिर स्टेटस के ना भाई एक्टिव हो, ऐसा ना हो कि वो एक्टिव ही ना हो, मतलब कि आउट ऑफ स्टॉक भी अक्सर यहाँ होता है, या बहुत कभी-कभार तो लोग इस तरह होते हैं, कह देते हैं भाई हमारे पास इसके इतने आइटम अवेलेबल है, इसके इतने पीस अवेलेबल है, यूँ भी होता है। तो हम उसमें लगा देते हैं भाई कम से कम 50-100 प्रोडक्ट्स तो पीसेस तो हों एक प्रोडक्ट के, ताकि फिर हम ऑर्डर करें। तो ये भी होता है। फिर अलग-अलग फ़िल्टर लगा के जो है ये एक तो छोटी हो जाती है लिस्ट, आपके मतलब के प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। फिर जो है मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये ब्रांड के हिसाब से मैंने इसको जो है वो सॉर्ट किया हुआ है। मैंने ये वाला ब्रांड का नाम कॉपी करा, अमेज़न पे गया, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आप देख सकते हैं इसके सारे प्रोडक्ट्स आ गए। आप सारे स्टैट्स यहीं पे देख लेंगे। तो आप देख सकते हैं इनकी सेल सबकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन अमेज़न भी है, तो ये देखना पड़ेगा। अगर आप है कि ये जो है असल में एयर फ्रेशनर की जो है वो कैटेगरी, तो इसके अंदर हेज़मेट ही होते हैं। अगर आप कर सकते हैं, आपको पता है किस तरह करना है, तो आप इसके साथ जा सकते हैं, वरना मैं जो है ना बगैर हेज़मेट वाले रिकमेंड करूँगा इनिशियली, इसके आप नए हैं। फिर जो है आप मतलब वो होता है ना कि भाई इतने अच्छी बातें, इतनी बुरी बातें, फिर आपका खुद आपको आपका एनालिसिस होता है, आपका कंक्लूजन, हाँ भाई मेरे हिसाब से मुझे देखना चाहिए इसके, वो आपके ऊपर होता है, हर बंदे का अलग हुआ। कोई कहेगा देखना है, कोई कहेगा नहीं देखना। ये बंदे के ऊपर जो है डिपेंड करता है कि भाई किस हिसाब से कौन से ब्रांड देखने, कौन से नहीं देखने। तो एक सिंपल सा ये था। इसके बाद
हम प्रेप सेंटर के ऊपर आ जाते हैं। अब प्रेप सेंटर जो है ये है कि फॉर एग्जाम्पल हमने खरमाल तो लिया डिस्ट्रीब्यूटर, लेकिन हम सीधा अमेजोन नहीं भिजवाते, हम उसको पहले भिजवाते हैं प्रेप सेंटर। अब प्रेप सेंटर के कुछ काम होते हैं। सबसे पहले लेबलिंग, जब आप उनको पहुंचाने वाले होते हैं अमेजोन वगैरह को, तो आपको एक शिपमेंट प्लान बनाना होता है। फिर आपको स्टिकर्स अमेजोन देता है कि भाई हर प्रोडक्ट पे ये स्टिकर हो, एक जो बड़ा कार्टन होगा जिसके अंदर इतने प्रोडक्ट्स होंगे उसके अंदर ये स्टिकर हो। आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी डालनी होती है, भाई एक कार्टन में कितने प्रोडक्ट आ जाएंगे, क्या मेजरमेंट, सारी चीज़ डालनी होती है, वेट वगैरह। फिर प्रेप सर्विस के अंदर जो है ना वो जो आपको अमेजोन लेबल देता है, आप यहाँ पीडीएफ में दे रहा होता है, पीडीएफ लेके आगे अपने प्रेप सर्विस वाले को, प्रेप सेंटर को प्रोवाइड करते हैं, भाई ये इनके लेबल्स हैं और सारी चीज़ें वगैरह बता देते हैं। वो खुद इसको पेश कर रहे होते हैं हर प्रोडक्ट पे या कार्टन पे। फिर रीपैकेजिंग कुछ प्रोडक्ट्स की ज़रूरी होती है कि भाई इनको रीपैक करना पड़ेगा। इंस्पेक्शन ऑफ द इन्वेंट्री बड़ा ज़रूरी होता है कि भाई ये तो देखें कि डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर ने जिसने हमको दिया है वो सही दिया है या नहीं। हो सकता है टूटा हुआ माल दे दिया हो या पुराना दे दिया हो, एक्सपायर्ड दे दिया हो, सारी चीज़ें ये भी चेक कर सकते हैं। फ्रिजाइल आइटम प्रिपरेशन, फॉर एग्जांपल कोई शीशे की चीज़ है, कुछ है, वो टूटी भी ना हो, उसको टूट ना जाए आगे सफ़र में, तो उसके लिए बबल रैपिंग होती है और भी चीज़ें होती हैं, फ्रिजाइल के स्टिकर वगैरह वो सब लगते हैं। क्वालिटी कंट्रोल होता है, बंडलिंग होता है, मतलब आपने 2 के पीस मंगवाए, मतलब पैक ऑफ 2 मंगवाया, आपको बेचना है पैक ऑफ 3 या सिंगल पैक या पैक ऑफ 6, तो उस हिसाब से जो है वो बंडलिंग करते हैं। फिर ये भी होता है कि भाई आपने अभी नहीं मंगवाना, 10-15 दिन बाद आपको जो है ना अमेज़न पे शिप कराना है, तो वो जो बीच में गैप होता है तो वो स्टोरेज का जो काम होता है वो भी ये लोग सर्विसेज देते हैं। बस आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होती है, हर चीज़ की अपनी कॉस्ट, लेबलिंग की अलग कॉस्ट होगी, फ्रिजाइल आइटम की लेबलिंग प्रिपरेशन के अलग चार्जेस होंगे, रीपैकिंग के अलग, बंडलिंग के अलग, स्टोरेज फैसिलिटी के अलग, हर चीज़ के अलग चार्जेस होंगे। तो आपको ये पहले बात कर लेनी पड़ेगी कि क्या होंगे रेट और सारी चीज़ें। तो अब हम चलते हैं बिजनेस सेल टैक्स, एलएलसी और एलटीडी के ऊपर। तो भाई इसके अंदर ये है कि भाई सेल्स टैक्स आप लोगों को देना पड़ता है, सही है। तो उसके अंदर ये होता है कि जब अमेज़न जो है ना वो ले लेता है, कस्टमर से टैक्स लेता है और फिर आपके तौर मतलब आपके बिहाफ पे जो है वो आगे स्टेट को दे देता है। लेकिन इस तरह से भी जो होता है, जैसे न्यूयॉर्क में वो नहीं देता, उसमें आपको खुद को अपना टैक्स जो है ना स्टेट को देना होता है। तो वो हर जो है ना क्या कहते हैं उसके ऊपर अलग अलग होते हैं, हर स्टेट के अलग रूल्स होते हैं, अलग तरीके होते हैं। कुछ को अमेज़न देता है, कुछ को नहीं देता। तो आपको मालूम होना चाहिए भाई स्टेट का अमेज़न नहीं देता टैक्स, तो मुझे खुद देना पड़ेगा। तो आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बिक ही 2-4 पीस रहे तो आप उसमें क्या टैक्स लेंगे, क्या देंगे, उसका भी कोई, अगर आप मतलब अगर अमेज़न ले रहा है तो वो आपकी तरफ से दे भी रहा है, लेकिन अगर आप नहीं ले रहे तो आप कैसे देंगे। तो वो एक होता है तरीका, अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन टैक्स आपको देना पड़ता है। तो या तो अमेज़न दे रहा होगा या आपने देना होगा, आपको रूल वगैरह पढ़ने होंगे, देखनी होंगी चीज़ें। इसके अलावा से ये सेल्स टैक्स परमिट या लाइसेंस क्या चीज़ होती है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब सेल्स टैक्स परमिट या फिर सेल्स टैक्स लाइसेंस जो है एक सर्टिफिकेट होता है जिससे जो है ना वो कोई भी बिजनेस, जैसे हम लोग जो है बेच रहे हैं, वो भी हमको इजाज़त मिलती है कि हम इनको बेच रहे हैं, हम उनसे टैक्स कलेक्ट करें, मतलब हम उनसे जो आइटम है उसके ऊपर हम टैक्स लगा के उनको जो है चार्ज करें। तो एक सिंपल सा जो है ना ये एक सेलर परमिट का जो है वो सर्टिफिकेट का जो है एक एग्जांपल है कि इस तरह से होता है। इसके अलावा एक होता है रीसेल सर्टिफिकेट, ये अलग चीज़ होती है जिसको टैक्स एग्जाम सर्टिफिकेट भी कहते हैं। तो हर स्टेट का अपना टेम्पलेट होता है, आप गूगल पे जाके सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। रीसेल सर्टिफिकेट का जो है ना ब्रांड वगैरह से कोई कनेक्शन नहीं होता। ब्रांड अगर ऑथराइजेशन लेटर जो है ना वो अमेज़न पे बेचने के लिए काम आता है। और चलिए मैं आप लोगों को करके भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं गूगल पे गया, यहाँ मैंने टाइप कर दिया ब्लैंक रीसेल सर्टिफिकेट और स्टेट का नाम, मैं टेक्सास लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल। यहाँ आ गया, यहाँ पे मैंने ये वाली वेबसाइट है, मैंने इसको क्लिक कर दिया। तो ये क्लिक करने के बाद डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद जो है आपको इसको फिल करना पड़ता है। मैं ये एडोब एक्रोबैट डीसी इस्तेमाल करता हूँ, फॉक्सिट भी है, ये भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए आपको मैं एडोब एक्रोबैट से दिखा देता हूँ किस तरह इसको फिल करते हैं और सारी चीज़ें होती हैं। असल में कहने को तो आप इसको क्रोम पे भी फिल कर सकते हैं, लेकिन बात ये है कि इसके अंदर एक साइन का भी ऑप्शन होता है, आपको साइन भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक्रोबैट के अंदर जो एक ऑप्शन होता है फिल एंड साइन, जिसके अंदर आप फिल भी कर रहे होते हो, साइन का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये आ गया है अब। तो आप जैसे जैसे ब्लू बॉक्सेस क्लिक करेंगे तो ये शो होती रहेंगी चीज़ें। मैं जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। वैसे तो सब साफ साफ लिखेगा भाई, यहाँ पे नाम आ जाएगा आपका, आपका नंबर, आपका एड्रेस, पूरा आपके स्टेट का जो है ना वो टैक्स परमिट नंबर आ जाता है। फिर ये सेलर का नाम, उसका एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे। फिर क्या क्या खरीद रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं जो कॉस्मेटिक और ब्यूटी का सामान ले रहा हूँ या फिर हेल्थ का सामान ले रहा हूँ, यहाँ आ जाएगा। फिर डिस्क्रिप्शन के टाइप ऑफ बिजनेस और सारी चीज़ें, मतलब रिटेल मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिख दिया। फिर और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको साइन करना है, टाइटल मतलब कौन साइन कर रहा है और डेट। तो बस आपने यहाँ साइन योरसेल्फ पे क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले से यहाँ नाम अपना कोई डाला हुआ है, मैंने इसको साइन कर दिया।
तो दोनों पेजेस के अंदर जो है वो सेम ही इन्फॉर्मेशन आ रही है दोनों पेजेस के अंदर। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें सबको सेम है, बस आपने इसको सेव करना है और अपने सप्लायर को भेज देना है। उसके बाद ये भी जो है एक रीसेल सर्टिफिकेट का एग्जांपल है। स्टेट का अलग होता है, ये स्टेट ऑफ माइंड का है, वो जो है ना टेक्सास का था। सारी इन्फॉर्मेशन भी इसके अंदर दी गई, आप चाहें तो पॉज करके सारी चीज़ें भी देख सकते हैं इसके अंदर। अब ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं सेलर्स परमिट और रीसेल सर्टिफिकेट के अंदर। सेलर परमिट जो है ना वो अलाउ करता है आपको अपने कस्टमर से सेल्स टैक्स लेना, सही है। अब इसके लिए आप अप्लाई किस तरह करते हैं, आप पहले अपनी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी बिजनेस की आ जाए, फिर आप अपनी स्टेट जिसके अंदर है या जिसका सेलर परमिट चाहिए, आप वहाँ पे जाके उनकी वेबसाइट पे जाके आप जो है ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं पेपर फॉर्म के अंदर। फिर जो है वो एक फ़ीस होती है गवर्नमेंट को जो आपको देनी होती है परमिट बनवाने के लिए, वो आप अगर तो हर उसके अलग अलग होते हैं, तो स्टेट के रूल्स तो उस हिसाब से देख के वो भी आपको देने होते हैं। रीसेल सर्टिफिकेट जबकि एग्जेम्प्ट करता है, मतलब आपको कि आप जो भी सामान ले रहे हैं आपको उसका टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब क्या, रीसेल सर्टिफिकेट एग्जेम्प्ट अ बायर फ्रॉम पेइंग सेल्स टैक्स व्हेन दे परचेज गुड्स। तो अगर आपको रीसेल सर्टिफिकेट चाहिए होती है, ये भी गवर्नमेंट ही देती है, तो अगर आपको रीसेल सर्टिफिकेट चाहिए होता है तो उससे पहले आपको सेल्स टैक्स परमिट होना चाहिए आपके पास। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको पहले सेलर्स परमिट लेना होगा, उसके बाद आप रीसेल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो इन सबकी जो आपको सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, सेलर्स परमिट बना देंगे आपको इतने डॉलर में, रीसेल सर्टिफिकेट इतने में। मैं रिकमेंड करूँगा आप खुद ही जो है ना गूगल से यूट्यूब से इन्फॉर्मेशन वगैरह निकाल के खुद ही अप्लाई करें। हो सकेगा तो मैं भी इसको वीडियो बना दूंगा कि आप खुद कैसे कर सकते हो, क्योंकि वो आराम से 200, 250, 100, $50 जो है ना आपसे एक एक चीज़ के ऊपर ले लेते हैं, जबकि करना कुछ नहीं होता, सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन लेके उनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे डाल के अप्लाई करना होता है बस। अच्छा, अब यूके के अंदर लोग ज़्यादातर होलसेल नहीं कर रहे होते, वो उसकी वजह यही है, वैट एक टैक्स होता है उनका, वैल्यू एडेड टैक्स होता है यूके के अंदर। तो यूके की अगर अपनी रजिस्टर्ड मतलब रेजिडेंट कंपनीज हैं तो वो एग्जेम्प्ट हो जाती हैं जब तक, मतलब उनको वैट नहीं देना पड़ता जब तक उनकी 85,000 ग्रेट ब्रिटिश पाउंड तक की जो उनकी सेल नहीं हो जाती पर एनम। मतलब अगर इसके अंदर अंदर तो मसल वैट नहीं लगेगा, इससे ऊपर जाएगी तो उनको भी देना पड़ेगा। अ फ्लैट रेट वैट स्कीम 7.5% ऑन सेल रिकमेंडेड फॉर पीएल वैट ऑन द आइटम परचेज। तो ये जो है ना प्राइवेट लेवल के लिए ये आ जाएगा। 20% ऑफ वैट वर्क गुड फॉर होलसेल एफबी मॉडल एज यू कैन क्लेम योर वैट ऑन purchases and they will be deducted from sales VAT। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई मसला है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।